हेलो बच्चों, वेलकम टू 50-50 लर्निंग। आज का हमारा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ 10th क्लास का। हो ये आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर बेसिक हो, चाहे पर 12 जो दिसंबर है, जो प्री बोर्ड स्टार्ट है सीबीएसई, ये जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के प्री बोर्ड स्टार्ट हो, उससे पहले अपना सिलेबस पूरा अपलोड हो जाएगा। बुक्स आप कोई भी प्रेफर कर सकते हो। नोट्स के लिए बार बार बच्चे पूछते हैं कि नोट्स कहाँ से ले सर, कहाँ नोट्स प्रोवाइड करवा दो। नोट्स आप गूगल पे सर्च करो, बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, पर समझाने वाले बहुत कम मिलेंगे। इसलिए समझो, जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उनको अच्छे से समझो और कंपेयर कर लो किसी भी नोट से। नोट्स में देख लो, वही टॉपिक मिलेंगे, सिर्फ बात है समझने की। तो समझते हैं यहाँ पर इस चैप्टर में। आज की वीडियो में क्या करेंगे, चैप्टर आधा ही हो पाएगा इस वीडियो में, सेकंड पार्ट निकलेगा इसका। इंट्रोडक्शन कार्बन का, कि हम कार्बन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। 118 एलिमेंट है हमारे पास, 118 में से हम कार्बन के बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं। कुछ तो खास बात है कार्बन के अंदर, वही इंट्रोडक्शन कराएंगे। कार्बन का वर्सेटाइल नेचर, की हर जगह कार्बन क्यों पाया जाता है, बॉन्डिंग कैसे होती है कार्बन में। अब कार्बन में जो बॉन्डिंग होती है कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, वो कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है, आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता। अब कोवलेंट बॉन्ड्स की, जो कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। एलोट्रोप्स पढ़ेंगे कार्बन की, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे, बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर के बेस पे हाइड्रोकार्बन्स के कौन कौन से टाइप है। फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में, और फिर होमोलोगस सीरीज, और लास्ट में नेमिंग के बारे में इंट्रोडक्शन कराऊंगा। वैसे नेमिंग पूछी नहीं जाती, जैसे इसमें 10th क्लास सीबीएसई में नेमिंग सिलेबस में नहीं है, नाम नहीं पूछता वो, फिर भी इंट्रोडक्शन मैं करवाता हूँ। तो कार्बन के बारे में इंट्रोडक्शन कराता हूँ आपके। सबसे पहले कार्बन सी सिंबल है, एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 12 है, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने क्लास 9 में पढ़ी थी, क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉन टोटल 6 है, 2 और 4, तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए। तो इसके पास 4 है, इसको 8 पूरे करने हैं हमने। अब 8 पूरे कैसे करेगा ये, दो केस है जो हमने पढ़े हैं अब तक, जो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में पढ़ते हैं, कि वैलेंसी के बारे में और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 4 है, वैलेंसी इसकी 4 है। अब क्या कर सकता है, आइदर लॉस कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉसिबल नहीं है इसके लिए। आइदर गेन कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी इसके लिए पॉसिबल नहीं है। अब कैसे, क्यों पॉसिबल नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए बहुत सारी एनर्जी, उसको 4 इलेक्ट्रॉन को वहां से फेंकने के लिए बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इतनी सारी एनर्जी ये टॉलरेट नहीं कर पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन 4 अगर इसको दे दे तो इसका न्यूक्लियस का साइज छोटा है, और न्यूक्लियस उन 4 इलेक्ट्रॉन को अपने कंट्रोल में नहीं रख पाएगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके कंट्रोल में, इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, उसका चार्ज। न्यूक्लियस का जो चार्ज है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करता है, और 4 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे, छोटा साइज है, वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो कार्बन कैन नॉट लॉस और गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का, कि कार्बन आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता। कार्बन आयनिक बॉन्ड इसलिए नहीं बना पाता क्योंकि कार्बन का साइज छोटा है। कार्बन कैन नॉट लूज और गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड बिकॉज साइज ऑफ कार्बन इज स्मॉल, बिकॉज साइज ऑफ कार्बन is small and it do not have such amount of energy। इतनी एनर्जी नहीं है इसके पास कि इलेक्ट्रॉन लूज कर पाए या इलेक्ट्रॉन गेन कर पाए। तो क्या करता है, सो टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कार्बन क्या करता है, शेयर्स इट्स इलेक्ट्रॉन्स, शेयर करता है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्स
its electrons with other elements, दूसरे एलिमेंट्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, और जो शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। अभी बताता हूं कोवेलेंट बॉन्ड क्या चीज होती है। अच्छा, अमाउंट में, नेचर में अमाउंट कार्बन की कितनी है? अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है 0.02%, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है कार्बन, और 0.03% पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। देख लो कितनी छोटी सी अमाउंट है, 0.03%, बहुत छोटी लगती होगी आपको, बट ये अमाउंट हमारे ग्रीन हाउस गैस को इतना, ग्रीन हाउस इफेक्ट को इतना बढ़ा रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इसकी वजह से हो रही है, इतनी छोटी सी अमाउंट के कारण। और ये ज्यादा बढ़ती जाए तो कितना इफेक्ट पड़ेगा? जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, इतनी छोटी सी अमाउंट की वजह से। ये कार्बन इन फॉर्म्स में है, और बाकी कार्बन है जो हमारे पूरे बॉडी सिस्टम में कार्बन है। प्रोटीन कार्बन से बनते हैं, कैल्शियम कार्बन, जो ये कैल्शियम के कंपाउंड्स हैं वो कार्बन के साथ मिलकर बनते हैं, हड्डियों में कार्बन है। तो कार्बन बहुत ज्यादा अमाउंट में है नेचर में, इसलिए कार्बन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ज्यादा अमाउंट में है, इसको वर्सेटाइल नेचर बोलते हैं कार्बन का। अभी इसके बारे में बताऊंगा कि वर्सेटाइल नेचर का रीजन क्या है। अभी बात कर रहे थे कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में, कि कार्बन के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। The bond formed, bond क्या है? जोड़। The bond formed by mutual sharing of electrons between two atoms, दो एटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं, जो आबंध बनता है, बॉन्ड हिंदी में आबंध होता है, जो आबंध बनता है म्यूचुअल शेयरिंग से बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। एंड सच कंपाउंड्स, और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड्स, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो कार्बन के कंपाउंड्स कैसे होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन CH4 एक कोवेलेंट कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड कोवेलेंट कंपाउंड। तो जो कोवेलेंट बॉन्डिंग से कंपाउंड्स बनते हैं उनको कोवेलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। अब उसके बाद प्रॉपर्टीज है कोवेलेंट कंपाउंड्स की। क्या प्रॉपर्टीज है इनके? मेल्टिंग, कोवेलेंट जो बॉन्डिंग होती है वीक होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग इज वीक, कमजोर होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग इज वीक। अब वीक है तो जल्दी टूट जाती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग इज वीक, सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स इज स्मॉल। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, थोड़े से गर्म करते ही मेल्ट हो जाते हैं, और उससे ज्यादा गर्म करने पर, थोड़ा सा और ज्यादा गर्म करने पर बॉयल हो जाते हैं। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पॉइंट्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स इज लेस, कम होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवेलेंट कंपाउंड्स बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने के कारण जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग थी, कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी थी। उसके बाद कार्बन है, जो कार्बन को तीन डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं एलोट्रोप्स। कार्बन की तीन डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तीन एलोट्रोप्स हैं कार्बन के। कौन कौन से? ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरिंग। उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स की सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम कंपाउंड या सेम एलिमेंट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट, उसको एलोट्रोप बोलते हैं। कार्बन के तीन एलोट्रोप हैं, कौन कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिंग। डायमंड क्या है? एक कार्बन चार कार्बन से जुड़ी हुई होती है,
एक कार्बन, चार अदर कार्बन, डिफरेंस बता रहा हूं दोनों में, डायमंड और ग्रेफाइट में डिफरेंस कैसे चलता है, एक कार्बन चार कार्बन से जुड़ी हुई होती है, वन कार्बन इज बॉन्डेड टू फोर अदर कार्बन, वन कार्बन इज, लिख लेना, वन कार्बन इज बॉन्डेड टू फोर अदर कार्बन, इसमें एक कार्बन तीन कार्बन से जुड़ी होती है दूसरी से, एक एंड फ्री होता है, ये किसी से नहीं जुड़ा होता, फ्री एंड होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जा सकता है, वन कार्बन इज बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन एटम्स, कार्बन और ग्रेफाइट में पूछता है, फ्लोरीन के बारे में बाद में बात करेंगे। दूसरा स्ट्रॉन्ग, ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, चार चार जुड़ गए, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेन डिफरेंस है जो एक कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा होता है, एक कार्बन चार कार्बन से जुड़ा होता है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है ये, स्ट्रॉन्गेस्ट और हार्ड होता है ग्रेफाइट, ये सॉफ्ट होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, डायमंड स्ट्रॉन्गेस्ट और हार्ड मटेरियल है। इसका किस में यूज किया जाता है, सर्जिकल ब्लेड्स या नाइफ्स बनाने में, चाकू बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, सर्जरी में यूज होते हैं डायमंड का, और क्या इसमें ऑर्नामेंट्स बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में इसका यूज किया जाता है, पेंसिल की लेड बनाने में, पेंसिल लेड, बैटरीज बनाने में यूज किया जाता है इसका, इसका यूज किया जाता है पेपर इंडस्ट्री में, और इसका यूज किया जाता है एज ए लुब्रिकेंट, ग्रीस वगैरह बनाने में। तो ये क्या डिफरेंस था कार्बन और ग्रेफाइट के अंदर डिफरेंस। तीसरा जो एलोट्रोप है कार्बन का वो है फुलरीन C60, 60 मॉलिक्यूल कार्बन के एक साथ जुड़े हुए हैं, 60 मॉलिक्यूल एक कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, एक फुटबॉल की स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको बोलते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन, क्योंकि बकमिंस्टर ने इसकी डिस्कवरी की थी। बस इतना ही है फ्लोरीन के बारे में कि 60 मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, फुटबॉल की शेप है, बकमिंस्टर फ्लोरीन ने डिस्कवरी की थी। तो ये है ऑल अबाउट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 एलोट्रोप्स है, वो आपको समझ में आया होगा, पहले मैं बता चुका हूं आपको। नोट्स आप कहीं से भी प्रेफर कर सकते हैं, गूगल पे जाइए, डालिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड CBSE क्लास 10 नोट्स, बहुत सारे नोट्स आ जाएंगे। आप नोट्स कौन से भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आप सिर्फ समझिए, यहाँ से नोट्स साथ में लेके बैठिए या फिर नोट करिए, आपकी मर्जी है, नोट करोगे तो बेटर रहेगा, कुछ तो ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन आपस में जुड़ी हुई हो, बॉन्डेड हो, उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रो नाम से इंडिकेट हो रहा है, हाइड्रोकार्बन compounds of hydrogen and carbon are called hydrocarbon. Hydrocarbon based upon number of bonds between two carbon atoms are of टू टाइप्स। दो टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं, किसके बेस पे, किस आधार पे, कि उनके दो कार्बन के बीच में कितने आबंध है, कितने बॉन्ड है, कौन कौन से हैं, दो टाइप, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, एंड दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, द कंपाउंड्स हैविंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। कंपाउंड्स हैविंग 2 और 3, सिंगल है तो सैचुरेटेड है, 2 और 3 बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बन एटम्स, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखा तो कैसा होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो अनसैचुरेटेड है दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, अब तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कार्बन कार्बन के बीच में एक कार्बन, देखो एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, जैसे उसकी वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और वो 4 इलेक्ट्रॉन और कैसे लेगा, म्यूचुअल शेयरिंग से, किसी के साथ साझेदारी करेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन नहीं, एक कार्बन 4 बॉन्ड और बनाएगा। तो
कार्बन के चारों तरफ 4 डंडे ही लगे होंगे, इससे ज्यादा डंडे नहीं लगा सकते हम कार्बन के चारों तरफ। डंडे का मतलब है बॉन्ड। कार्बन के चारों तरफ इससे ज्यादा बॉन्ड हम नहीं लगा सकते। 2 यहाँ लग गए एक कार्बन के साथ, एक कार्बन के साथ 4 से ज्यादा नहीं लगेंगे। 2 इसके कार्बन के हो गए, एक ये लगा दिया, 3 4 ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। 3 यहाँ हो गए, एक ये 4। इसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं, जहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा इनको बोलते हैं एल्केन्स। इनको बोलते हैं डबल बॉन्ड होगा एल्कीन्स, और इनको बोलते हैं एल्काइंस। अब इसमें पहले 3 वर्ड ALK सेम नोटिस करोगे आप। लास्ट के 3 एस तो प्लूरल के लिए है, उसको हटा सकते हैं, सिंगुलर को। अब देखो इसमें एन है, लास्ट में क्या है, एन। जो लास्ट में लगता है उसको क्या बोलते हैं, सुफिक्स। लास्ट में जो लगता है उसको सुफिक्स बोलते हैं, जो पहले वाला लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। जो पहले लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, जो बाद में लगता है उसको सुफिक्स बोलते हैं। तो इसके सुफिक्स देखो, किसी के एंड पे एन लगा हुआ मिला तो वो क्या है, सैचुरेटेड है। किसी के एंड पे इन या आइन लगा मिला तो वो क्या है, अनसैचुरेटेड है, नाम के बाद। ठीक है। उसके बाद भी इनका जो एल्केन है ना, एल्केन, इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n। इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। अब ये n क्या है, n कोई भी इंटीजर है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। n की वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। वहां पर क्या देखना है हमें, ये देखना है। आपको कोई भी कंपाउंड दे देगा, फॉर एग्जांपल, फॉर एन इंस्टेंस मैं बोल रहा हूं, ये आप नोट डाउन कर लेना सब। फॉर एन इंस्टेंस मैं आपको बोल रहा हूं कि ये एक हाइड्रोकार्बन है C6H12। ये बताओ एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, तो कैसे पता चलेगा, ये नंबर देख के देखेंगे। ये 6 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 × 2 + 2, 6 दूनी 12 और 2 14। 14 नहीं है तो ये मतलब एल्केन नहीं है। कैसे है, CnH2n, 6 दूनी 12, 6 to the 12, 6 2 times 12 है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है CnH2n। तो ये क्या हुआ, ये एक एल्कीन है। एल्कीन है तो मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। ऐसे ही अगर ये वाला देखना है हमें, कैसे मिलेगा, इसमें CnH12 है, जितने कार्बन के नंबर हैं उससे दुगने से 2 ज्यादा क्या होंगी, हाइड्रोजन होंगी। जैसे CH4 कार्बन का नंबर 1 है, 2 × 1 + 2 4। तो ये इस फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है CnH2n+2। तो ये क्या है, एल्केन है। और एल्काइन में क्या होगा, -2 होगा। जैसे C2H2, ये कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, 2 × 2 -2, n की वैल्यू 2 है तो 2n -2, 2 times 2 is 4 -2, that is 2, C2H2। ठीक है। तो ये एल्काइन है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स देख के भी बता सकते हैं। ये तो कैसे है, जब आपको फॉर्मूला दे रखा है, जब स्ट्रक्चर दे रखी है, स्ट्रक्चर बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। जब स्ट्रक्चर दे रखी है तो आप बॉन्ड देख के भी बता सकते हैं कि वो एल्केन है या एल्काइन है। या फिर हमें ये दे दें, फॉर्मूला दे दें और स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोल दें, तो उस टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि सिंगल बॉन्ड लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। कैसे, उस फार्मूले को देख के ये हम डिसाइड करेंगे कि वो कैसा रहेगा, एल्केन है, एल्कीन है या फिर एल्काइन है। जैसे अभी मैं आप लोगों से बताता हूं। सबसे पहले सिंपल वाला सबसे हाइड्रोकार्बन है मीथेन। इसकी स्ट्रक्चर बनाने को बोलते हैं, मीथेन की स्ट्रक्चर। क्या बताया मैंने, एक कार्बन के साथ 4 डंडे लगेंगे, तो एक ही कार्बन है तो सीधा 4 हाइड्रोजन जोड़ दो, ये उसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब एक और बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखने के लिए, एल्कीन मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जो एल्कीन और एल्काइन विल स्टार्ट
फ्रॉम एट लीस्ट 2 कार्बन्स, 2 कार्बन स्टार्ट होंगे। सिंगल कार्बन में पॉसिबल नहीं है एल्केन होना। एल्कीन अगर एल्काइन होगा तो वो 2 कार्बन से स्टार्ट होगा। C2 तो होंगे उसमें, क्योंकि 2 कार्बन चाहिए मिनिमम डबल बॉन्ड बनाने के लिए या ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए। एक कार्बन किसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, तो वो एल्कीन और एल्काइन के लिए क्या चाहिए, मिनिमम 2 कार्बन वाला कंपाउंड चाहिए, उसमें 2 कार्बन तो होने ही होने चाहिए। तो ये मीथेन की स्ट्रक्चर थी, ठीक है। अब मैं एल्कीन की स्ट्रक्चर बनाता हूं किसी की, एल्कीन भी कौन से वाला, 4 कार्बन वाला बना देता हूं, C4H8। ये तो अब इसको ध्यान से समझना, स्ट्रक्चर बनाते हैं क्या तो कैसे बनाते हैं। जितने कार्बन दे रखे हैं ना उनको लाइन में लगा दो, लगा दिए, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये फार्मूला देख के बताना है एल्केन है एल्काइन है, तो कैसे सेटिस्फाई कर रहा है ये, इसमें CnH2l दुगुना है ना, कार्बन का जितना नंबर है हाइड्रोजन का नंबर दुगुना है, तो ये क्या है, एल्कीन है। एल्कीन है तो मतलब इसमें एक डबल बॉन्ड आएगा। तो इनमें से किसी के साथ भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। फॉर एन इंस्टेंस से मैं इसके दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा देता हूं। अब बाकी के सबके 4 पूरे करने हैं, तो 2 3 4, 2 और एक 3 और एक 4, 2 और एक 3 और एक 4, 2 और एक 3 और एक 4। तो जितने वैलेंस बच गए, ये खाली जगह बच गई, सब में क्या लगेगी, हाइड्रोजन लगेगी। तो ये स्ट्रक्चर किसकी बन गई, C4H8। काउंट करके देखो, हाइड्रोजन 8 पूरी है, यानी 3 2 5 और 3 8, तो हाइड्रोजन 8 पूरी है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। कैसे, क्या बताया मैंने, चलो एक और बना के बताता हूं, फिर बताता हूं कैसे बताया था। एक एल्काइन का बताता हूं, एल्काइन का C6H10, क्या बताया, दुगने से 2 टाइम्स से 2 कम, 6 2 12, 12 में से 2 गए 10, तो ये एल्काइन है तो एक क्या होगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। ये स्ट्रक्चर चल रही है हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चर बनानी, तो 6 है तो 6 को लाइन में लगा दो, लगा दिया लाइन में भी, 1 2 3 4 5 और एक ये 6 है, और एक में क्या लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड, किसी के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। मैं पहले के साथ ही ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूं, ये मैंने लगा दिया, तो इस पहले वाले के 4 पूरे, 3 इधर 1 इधर 4, इसके 3 इधर 1 इधर 4 पूरे, इसके देखो 2 इधर 3 4, 2 इधर 3 4, 2 इधर 3 4, 2 इधर 3 4, हो गए। जितनी भी जगह बच गई सब पे हाइड्रोजन लगेगी। अब हाइड्रोजन काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होगी इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा हाइड्रोकार्बन्स की स्ट्रक्चर कैसे बनानी है। अब बात करेंगे हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, एलिमेंट के साथ या फिर कंपाउंड के साथ जो हम ये बॉन्ड दिखा रहे हैं ना, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, 2। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट की फॉर्म में शो करेंगे, डॉट की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं या फिर क्रॉस की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, ऐसे। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए डॉट स्ट्रक्चर बनानी है आप लोगों को, तो एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है और 2 मतलब 2 ऑक्सीजन के साथ ही 4 के 4 बॉन्ड पूरे करेगा, तो 2 ऑक्सीजन है तो दोनों डबल बॉन्ड बनाएंगे। ये हो गया, डंडे हटा दो, उसकी जगह क्या लगाओगे, इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड के लिए 4 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 3 4 5 6, 3 4 5 6, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या तो हमें क्रॉस की फॉर्म में शो करने हैं या फिर इसको हम डॉट की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। 1 2 3 4 ये कार्बन और ये, या तो हम डॉट की फॉर्म में शो करते हैं या फिर क्रॉस की फॉर्म में शो करते हैं। तो ये क्या हुई, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगी। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बना ली, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन की बना के दिखा देता हूं आपको।
ऑक्सीजन, अभी बताया मैंने, एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 2 और पूरे करने हैं इसको, तो मतलब ये बॉन्ड बनाएगा। अब इसमें एक बार उसको भी और समझो, कोवेलेंट बॉन्डिंग को। कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जब 8 इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्सीजन को पूरे करने होते हैं तो ये वाले 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है, वो कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन ले लेता है। क्या कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में साझेदारी है। जब ऑक्सीजन की जरूरत है अपने ऑक्टेट पूरा करने की, अष्टक पूरा करने की, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जब कार्बन को जरूरत है तो दोनों ऑक्सीजन के कार्बन ले लेता है इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन इधर से ले लिए, 4 इलेक्ट्रॉन इधर से ले लिए, तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। अब दूसरे ऑक्सीजन की जरूरत है तो ये वाले बॉन्ड वाले सारे ले लेगा ना, जो बॉन्ड बना रखा है ये वाले, तो उस ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट। और ये शिफ्ट होते रहता है कि जब ऑक्सीजन को जरूरत पड़ी ऑक्सीजन ने ले लिया, कार्बन को जरूरत पड़ी कार्बन ने ले लिया, दूसरे ऑक्सीजन को जरूरत पड़ी तो इस कार्बन से इस ऑक्सीजन ने ले लिया। ठीक है, ये शिफ्ट होते रहते हैं। ऐसे ही इसमें भी O2 मॉलिक्यूल है। अब इस ऑक्सीजन को 8 पूरे करने हैं अपने, तो ये जो बॉन्डेड वाले शेयर होते हैं, जो बॉन्ड बनता है ना वही शेयर होते हैं। तो ये वाले इधर शेयर कर लेगा, और जब इसको जरूरत पड़ी तो ये वाले इधर शेयर कर लेगा। तो ये जब इसको जरूरत है तो ये 8 इधर पूरे, इसको जरूरत है तो ये 8 इधर पूरे। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग भी समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसी एलिमेंट की भी पूछ सकता है, तो एलिमेंट की बता देता हूं। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो टोटल लगा के शो कर देंगे। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर 7 है, 2 और 5, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे डॉट बना के हम शो कर देंगे। तो ये हो गया। और N2 मॉलिक्यूल शो करेंगे तो मतलब 5 है तो 3 और चाहिए इसको, 3 बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3, और दूसरा नाइट्रोजन भी 3 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 इसके इधर है, 2 ये इधर है, 5 पूरे, 2 इधर है, 5 पूरे। जब इसको 8 पूरे करने हैं तो ये 6 के 6 ले लेता है, 2 इसके पास 8, ये 6 ले लेगा, 2 इसके पास 8, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगी और कोवेलेंट बॉन्डिंग को सेटिस्फाई कर रहा है। कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है O2 का, N2 का, CO2 का कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गया। ऐसे ही मीथेन में कोवेलेंट बॉन्डिंग थी, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में CH4। ये जो डंडा है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। डंडे को बोलते हैं बॉन्ड। ये बॉन्ड किससे बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का। यहाँ पर भी हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन। तो जब हाइड्रोजन तो 2 ही है, उसको 2 वैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो ये 2 स्टेबल, ये 2 स्टेबल, ये 2 स्टेबल, ये 2 स्टेबल। और ऑक्सीजन को, कार्बन को जब चाहिए तो ये सबके सबसे ले लेता है, और उसके 8 पूरे, 2 4 6 8। तो ये स्टेबिलिटी है किसकी? मीथेन की। कैसे? कोवेलेंट बॉन्डिंग से। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये बता दिया आप लोगों को। N2 O2 सबकी हो गई। अब हाइड्रोकार्बन्स बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे हाइड्रोकार्बन्स कैसे होते हैं? साइक्लिक होते हैं, या स्ट्रेट चेन होते हैं, या ब्रांच चेन होते हैं। जब स्ट्रेट चेन है, जो मैंने अभी बताया था स्ट्रक्चर वाले, अगर कार्बन सीधी एक लाइन में जुड़े हैं, ये क्या है जो मैं बता रहा हूं? हाइड्रोकार्बन्स बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे अगर सारे के सारे कार्बन हाइड्रोकार्बन एक लाइन में है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन अगर ऐसे जुड़े हैं ब्रांच में, तो ये क्या हुए? 4 पूरे करेगा हर एक कार्बन, अपने 4 डंडे पूरे करेगा। 1 2 3 इधर से 4 किसी के साथ जुड़ा हुआ, तो ये ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है। अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। साइक्लिक बना देता हूं। साइक्लिक क्या चीज है? साइकिल बना, घेरा बना रहे हैं। जैसे 3 कार्बन वाला है C3H6, कैसे? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये घेरा बना दिया इन्होंने, और 4 पूरे करेगा तो ये 1 2 हाइड्रोजन लगेगी एक कार्बन के साथ। तो ये क्या हुआ? साइक्लिक के नाम के आगे साइक्लो लगेगा। ये साइक्लो है, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। नाम के साथ अगर 3 कार्बन है तो प्रोपेन। ऐसे ही साइक्लोब्यूटेन 4 कार्बन वाला बनता है साइक्लोब्यूटेन। कैसे? ये C3H6 साइक्लोप्रोपेन है, C4H8। अब C4H8 साइक्लिक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। वैसे तो इस फार्मूले को देख के आप कंफ्यूजन में आ सकते हो कि ये क्या हो सकता है? CnH2n है, मतलब एल्कीन हो सकती है, बट ये एल्कीन नहीं है अगर उसको बोला गया है कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बनाना है। अगर आपको बोला गया, ऐसे तो अगर नहीं बोला जाए तो आप एल्कीन ही बनाओगे इसकी। अगर बोला जाए कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बनाना है तो ये साइक्लोब्यूटेन बनेगा 4 कार्बन वाला, ऐसे।
ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 4 पूरे कर देगा, 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ऐसे ही समझते जाओ, बढ़ते जाओ आगे। इन दोनों को कैसे शो कर सकते हैं, ऐसे भी शो कर सकते हैं, इसको ऐसे शो कर सकते हैं। और जहां पर भी दो कार्बन आपस में, जहां पर भी एक 2 लाइन क्रॉस कर रही है, ऐसे बना के दिखाना नहीं है आप लोगों को, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। जैसे जहां भी 2 लाइनें क्रॉस कर रही है, वहां पर क्या बनेगा, एक कार्बन लगेगा और उस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और होंगी, जैसे ये लगी हुई है। ठीक है, इसको ऐसे करके भी शो कर सकते हैं। ऐसे ही 5 कार्बन वाला साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। ठीक है, 6 कार्बन वाला साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। हर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और लगेंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है क्या, 6 कार्बन वाला, ये तो क्या है, साइक्लोपेंटेन, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन वाला। एक साइक्लिक स्ट्रक्चर एरोमेटिक आप समझ नहीं पाओगे, अनसैचुरेटेड भी होती है, जहां डबल बॉन्ड लगता है अल्टरनेट पोजीशन पे, एक सिंगल एक डबल, 6 कार्बन वाला साइक्लिक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं बेंजीन। यहां पर एक कार्बन है, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं बेंजीन। ये कोई बार बेंजीन की स्ट्रक्चर पूछ लेता है बनानी, या फिर ये पूछ लेता है कि अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो वो बेंजीन है। ठीक है, तो ये था हाइड्रोकार्बन्स बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर। अब जो मैं नाम बता रहा हूं कि साइक्लो, प्रोपेन, 3 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला, ये एक बार बता देता हूं कि कितने कार्बन है तो उसके नाम के आगे क्या प्रीफिक्स लगेगा, उसके नाम के आगे क्या प्रीफिक्स लगेगा। प्रीफिक्स मतलब नाम से पहले क्या लगेगा। अगर 1 कार्बन वाला है तो मैथ लगेगा, 2 कार्बन वाला है तो एथ लगेगा, कार्बन 1 है तो मैथ, कार्बन 2 है तो एथ, कार्बन 3 है तो प्रो, कार्बन 4 है तो पेंट, कार्बन 4 है तो टेट्रा, 4 है तो ब्यूट लगेगा। ठीक है, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट या सेप्ट, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, 8 है तो ओक्ट, कार्बन का नंबर 9 है तो नन, और कार्बन का नंबर 10 है तो बैक। मार्कर की इंक खत्म हो गई है, वीडियो यहीं खत्म करूंगा, या फिर 1 मिनट रुक जाना, अभी ये खत्म नहीं करवाऊंगा, मैं डाल देता हूँ थोड़ी सी, जस्ट वेट अ मिनट। तब तक आप लोग समझ रहे हो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो इतनी मेहनत अगर मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को भी ये अपने दूसरे क्लास ग्रुप्स में, दूसरे सेक्शंस में या दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ शेयर करनी चाहिए वीडियो, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे से और ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ। अभी तो आपको सब कुछ बोर्ड पे लिख के एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, अगर अच्छा बोर्ड होता तो ये डिजिटली भी हो सकता था, जो और अच्छे से समझ पाते हैं आप लोग, बट जो है अभी उसी से काम चल रहा है। तो क्या है, अब एक और बात आपने ध्यान दी होगी, इतनी देर से मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ। इधर उधर की बातें अगर करूंगा तो ध्यान भटकेगा और इधर उधर की बातों में ही लगेगा, तो बातें इधर उधर की नहीं होनी चाहिए पढ़ते टाइम। फोकस ऑन गोल ओनली, गोल ओरिएंटेड स्टडी करनी है आप लोगों को, टाइम पास नहीं करना है। आप कोरिलेट कर सकते हो चीजों को, वही बताया मैंने पिछले वीडियो में, इसमें भी 3S फॉर्मूला है क्या आपका, हैंड, हेड और हार्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। दिल से पढ़ाई करो, दिमाग में याद रखो, हैंड से लिखते रहो साथ के साथ। हाथ चलेगा तो याद रहेगा, हाथ सही जगह चलेगा तो याद रहेगा। ठीक है, अब ये बता दिया मैंने 10 कार्बन तक। ठीक है, ये जो अभी बताया मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, इनको प्रीफिक्स बोलते हैं क्योंकि ये नाम के पहले लगते हैं, जो बाद में लगते हैं उनको सुफिक्स बोलते हैं, जो अभी बताए थे L E N E A N E Y N E। अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब जो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जब बात कर रहे थे हम, हाइड्रोकार्बन्स रुको 1 मिनट, बीच में एक रह गया, वर्सेटाइल नेचर। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्यों है कि कार्बन हर जगह पाया क्यों जाता है, तो वर्सेटाइल नेचर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द रीजन फॉर वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, व्हाई कार्बन फॉर्म सो मच कंपाउंड्स। क्वेश्चन क्या कह सकते हैं, व्हाई कार्बन फॉर्म सो मच कंपाउंड्स। कभी जब बोर्ड के एग्जाम के पेपर चेक करते हैं, सीबीएसई की सीट्स चेक करते हैं, तो मैंने बहुत बार देखा ये क्वेश्चन,
कि बच्चे गलत कर देते हैं, वर्सेटाइल नेचर में पता नहीं क्या लिखने लग जाते हैं। तो इसका वर्सेटाइल नेचर में क्या है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का कि कार्बन हर जगह क्यों पाया जाता है, दो प्रॉपर्टीज लिखनी है। द रीजन फॉर द वर्सेटाइल, क्या करेंगे आंसर में, द रीजन फॉर द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन इज एज फॉलोज। फर्स्ट इज इसकी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। दो प्रॉपर्टी है जिनकी वजह से वर्सेटाइल नेचर, वर्सेटाइल मतलब हर जगह पाया जाता है। क्यों, क्या क्या प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की, कि एक कार्बन दूसरी कार्बन के साथ जुड़ के तीसरी बार लॉन्ग चेन बना सकता है। एक कार्बन दूसरी कार्बन के साथ जुड़ के, अभी ये इजीली समझ में आएगा क्योंकि हमने अभी पढ़ा है। लॉन्ग चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, ब्रांचिंग बना सकता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन बाय वर्च्यू ऑफ विच, मतलब जिसके कारण, बाय वर्च्यू ऑफ विच का मतलब है जिसकी वजह से, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट फॉर्म्स लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बाय कंबाइनिंग ए नंबर ऑफ कार्बन्स। बहुत सारे कार्बन्स आपस में जुड़ के लॉन्ग चेन बना देती हैं, जिसकी वजह से जिस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। और कैटिनेशन है तो कि बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं तो वो हर जगह पाए जाते हैं, तो कैटिनेशन की वजह से। और दूसरी है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मींस एक कार्बन चार कार्बन, टेट्रा मींस 4। अभी जब गलती से मैंने ब्यूटेन में टेट्रा बोल दिया था, तो चार का मतलब होता है टेट्रा, उसमें ब्यूटेन बोला जाता है, तो यहाँ टेट्रा बोला जाता है। टेट्रा मींस चार, टेट्रावैलेंसी। चार मतलब वन कार्बन कैन कंबाइन विद 4 अदर एलिमेंट्स। अब क्या है, एक कार्बन चार अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर सकता है। वो ऑक्सीजन भी हो सकती है, हाइड्रोजन भी हो सकती है, नाइट्रोजन भी हो सकती है, फ्लोरीन भी हो सकती है, क्लोरीन भी हो सकती है, सल्फर भी हो सकती है, नाइट्रोजन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो एक कार्बन चार के साथ जुड़ सकता है, मतलब उसके बहुत सारे दोस्त हैं। टेट्रावैलेंसी बहुत सारे दोस्त हैं। अब जिसके जितने ज्यादा दोस्त, तो वो उतना ज्यादा उतनी जगह पाया जाएगा, उतनी चर्चा होगी उसकी, और इसलिए कार्बन वर्सेटाइल नेचर है, इसलिए वो हर जगह पाया जाता है। तो किसकी वजह से, कैटिनेशन की वजह से और टेट्रावैलेंस की वजह से। ये क्या है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। जो हाइड्रोकार्बन है ना, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड, उनमें से हाइड्रोजन हटाते जाओ और उसकी जगह कोई फॉरेन ग्रुप लगाते जाओ। अगर हाइड्रोजन को हटाते जाएंगे और फॉरेन ग्रुप लगाते जाएंगे, तो जो चीज बनेगी उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप किसमें से, हाइड्रोकार्बन्स में से। फंक्शनल ग्रुप क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ अदर फॉरेन मीन्स बाहर का, फॉरेन एलिमेंट और स्पीसीज। तो उससे जो बनेगा, द एंटिटी फॉर्म, जो चीज बनेगी, द एंटिटी फॉर्म्ड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, उसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। अगर कार्बन को हटा के हम क्या लगाते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगा दें, क्या बन जाएगा। जैसे पहला है हाइड्रोकार्बन CH4 है, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें CH3 और उसकी जगह क्या लगा दें, इनमें से कोई से लगा दें, क्लोरीन लगा दें, तो ये क्या बना, एक फंक्शनल ग्रुप बना, इसको बोलते हैं हेलोजन। ये क्या बना, हेलोजन। अगर इनमें से कुछ भी लगा मिले तो क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसमें, हेलोजन। हेलोजन्स बोलते हैं, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को, इनको हेलोजन्स बोलते हैं। और इसका नाम क्या हुआ, ये आगे लगता है, ये नाम क्या आगे लगता है, इसका क्या है, क्लोरीन, तो ये क्या हुआ, क्लोरो, और ये मीथेन तो पहले ही था, एक कार्बन वाला कंपाउंड है तो क्या बोलेंगे, मीथेन। तो ये क्या बन गया इसका, क्लोरो CHLOROMETHANE, इसका नाम क्या हुआ, क्लोरोमीथेन। आई बात समझ में, ठीक है। इनमें से लग गया तो ये क्या बन गया, हेलोजन। अब अगर इनकी जगह कोई OH लगा, उसको हटा के, जैसे मैं बात करूं CH3OH, तो ये इसको क्या बोलते हैं, एल्कोहल, ALCOHOL, एल्कोहल। और ये एल्कोहल है जो इसका ओल बाद में लगता है, तो ये क्या बना, इसका नाम मिथेनॉल, मिथेन
मिथेनोल, ए एन ई हट जाएगा, उसकी जगह क्या लग जाएगा, ओ एल लग जाएगा, ठीक है। मिथेनोल ये बाद में लगता है, बाद में लगता है तो इसका क्या लगेगा, सुफिक्स लगेगा। जो पहले लगता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स बोलते हैं। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद अगर COOH लगा है तो उसको बोलते हैं, जैसे CH3 उसके साथ लग गया COOH, तो इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके नाम के पीछे क्या लगेगा, इसके नाम के पीछे लगेगा ओइक एसिड, ओइक एसिड। जैसे इसका नाम क्या हुआ, 2 कार्बन वाला है, इथेनोइक एसिड, ठीक है। वेरी गुड। और ये 3 फंक्शनल ग्रुप हो गए, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप इधर लिख देता हूँ, आप एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना, याद रखने के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप हुआ, एग्जांपल है ये इथेनोइक एसिड, इथेनॉल। अगर उसके साथ C डबल बॉन्ड O, ये इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं OH, ठीक है, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लगा मिले तो तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, ठीक है। और अगर उसके साथ CHO लगा मिले, CHO, और ये कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, C डबल बॉन्ड O और CH, ये CHO ऐसे लगा मिले तो ये क्या हुआ, एल्डिहाइड हुआ, ALDEHYD, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हुआ। और इसके नाम के पीछे क्या लगेगा, अल। जैसे एक कार्बन वाला है CH3 CHO, तो इसमें 2 कार्बन हुए, तो इसका क्या नाम हुआ, इथेनॉल, ETHANAL, इथेनॉल, ठीक है, ओके। और अगर उसके बाद अगर उसके साथ लगा मिला आप लोगों को अमीन NH2, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ, अमीन। ये है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बाद इस आज की तो इस वीडियो का पार्ट सेकंड आएगा, बाद में दूसरा। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा होमोलोगस सीरीज। नेमिंग के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। नोमेनक्लेचर किसने दिया था, ये IUPAC के अकॉर्डिंग होता है, IUPAC के अकॉर्डिंग नाम दिया जाता है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ओके, ठीक है। लास्ट टॉपिक आज की इस होमोलोगस सीरीज, इस वीडियो का होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का क्या मतलब है, होमोलोगस सीरीज का मतलब है एक ही फैमिली के मेंबर है भाई, ये एक ही फैमिली के मेंबर है। जैसे आप लोग एक घर के मेंबर हो, एक घर के मेंबर में कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, किसका वजन कम है, किसी का वजन ज्यादा है, तो सारे के सारे प्रॉपर्टीज मतलब उनका फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग है। बट अगर आपके घर में किसी की दुश्मनी है आपके पापा से, तो आपकी भी उससे दुश्मनी ही मानी जाएगी, आप भी उसको दुश्मन ही मानोगे। मम्मी से किसी की दुश्मनी है तो मम्मी का दुश्मन आपका दुश्मन। ऐसे ही इनकी क्या होती है, फिजिकल अपीयरेंस मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग अलग हो सकती है, वजन अलग अलग हो सकता है, अपीयरेंस अलग अलग हो सकती है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी अलग है। और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, मतलब किसी के साथ दुश्मनी है, दोस्ती है तो दोस्ती है। तो ये होमोलोगस सीरीज कहलाते हैं क्या, मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट members of same family, members of same functional group, एक ही functional group होगा उनका, members of same functional group having different physical properties, मतलब उनकी physical appearance अलग अलग है, different physical properties but same chemical property, chemical properties are called members of homologous series। उनको homologous series के मेंबर बोलते हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी क्या है, they differ मत लिखो, the next member of homologous series, the next member अगला member of homologous series
इसको हिंदी में समझातीय श्रेणी बोलते हैं। होमोलोगस सीरीज डिफर फ्रॉम प्रीवियस वन, डिफर फ्रॉम प्रीवियस वन, पहले वाले से किस बात पे डिफर करता है प्रीवियस वन, बाय 1 CH2, एक CH2 का अंतर होगा, एक जब नेक्स्ट जाएंगे एक CH2 बढ़ जाएगा, पीछे जाएंगे तो एक CH2 घट जाएगा। 1 CH2 एंड 14 एटॉमिक मास यूनिट, 14 AMU, क्योंकि एक CH2 में कितना वजन होता है 14 ग्राम, एक कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 14 ग्राम। कैसे, ये देखो CH4, इसका नेक्स्ट मेंबर क्या होगा C2H6, इसका नेक्स्ट मेंबर क्या होगा C3H8, इसका नेक्स्ट मेंबर क्या होगा C4H10। समझ में आया? ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर है, ये सीरीज है जो ये होमोलोगस सीरीज है। इससे यहां जाएंगे एक CH2 ऐड हो गया, एक CH2, कार्बन एक था 2 हो गए, हाइड्रोजन 4 थे 6 हो गए, नेक्स्ट पे गए एक CH2 फिर ऐड हो गया, नेक्स्ट पे गए एक CH2 फिर ऐड हो गया, पीछे पे जाएंगे एक CH2 माइनस, इसके पीछे जाएंगे एक CH2 माइनस, इसके पीछे जाएंगे एक CH2 माइनस। अब होमोलोगस सीरीज के बेस पे क्वेश्चन क्या पूछता है, ये सीरीज आप लोगों को दे देगा ऐसे ऐसे, ये पूछ लेगा यहाँ पे क्या आएगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा यहाँ पे क्या आएगा। कैसे करेंगे, इसमें ये CH2 जोड़ देंगे या फिर इसमें से एक CH2 माइनस कर देंगे, पहले टाइप का क्वेश्चन। क्या समझ में आया? खाली जगह दे देगा, पूछेगा क्या आएगा। दूसरा, एक सीरीज दे देगा आप लोगों को, पूछ लेगा कौन सा इस सीरीज का मेंबर नहीं है, तो क्या कैसे देखना है आप लोगों को, एक CH2 ऐड करते हुए देखना है। फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूं, यहां मैंने लिख दिया C5H10, C5 5 नहीं 10, C5H10 लिख दिया। तो अब यहां से यहां पे गए तो क्या एक CH2 ऐड हुआ? नहीं हुआ, एक CH2 ऐड नहीं हुआ। CH2 ऐड होता तो क्या आता है यहाँ C3H8 आता, बट यहाँ पर C5H10 आ गया, तो इसलिए ये होमोलोगस सीरीज का मेंबर नहीं है। तो इसको पॉइंट आउट कर देंगे कि ये होमोलोगस सीरीज का मेंबर नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि होमोलोगस सीरीज के बेस पे, ठीक है। ठीक है, होमोलोगस सीरीज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एक CH2 का अंतर हो गया, 14 एटॉमिक मास का अंतर हो गया, और क्या है प्रॉपर्टी होमोलोगस सीरीज की, हैव, जो डेफिनेशन है वो प्रॉपर्टी में भी आएगी, हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? अलग होगी, क्योंकि मास नंबर है अलग अलग है। एटॉमिक मास इंक्रीजेस, एटॉमिक मास नहीं होगा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, मॉलिक्यूलर मास increases as we move along a homologous series। homologous series में जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा। जैसे हमने देखा अभी पहले CH4 था, C2H6 था, तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा। मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा तो वजन मतलब बढ़ता जाएगा, वजन बढ़ता जाएगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट increases on moving along a homologous series। homologous series में जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। ये आप सारी प्रॉपर्टीज या सारे नोट्स कहीं से भी देख सकते हो, और ये सारी प्रॉपर्टीज आपको लिखी मिलेंगी, बट बात क्या है, ये समझने की बात है। तो समझाने का काम मैंने किया है, नोट्स आप अलग से प्रेफर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। अगला चैप्टर आएगा रिप्रोडक्शन। समझ रहे हो? बाय बाय।